हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रतियोगिता दर्पण, जो कि अप्रैल 2022 की है। तो आप सभी को पता है कि प्रतियोगिता दर्पण आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्रतियोगिता दर्पण में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका सार संग्रह। तो इस वीडियो में हम सार संग्रह डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कुछ नेशनल और इंटरनेशनल स्मरणीय तथ्य यानी कि मेमोरेबल पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक श्योर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है। तो जो हमारा गायत्री मंत्र है ये सबसे पहले तो याद रखिएगा ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना आपको। इसके बाद वैदिक काल में शीर शब्द है जो, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो हल होता है, हल के लिए प्रयोग किया गया है शीर शब्द का। कहाँ पे? वैदिक काल पे। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं तो हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछ सकता है। आगे है, ऋग वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था। तो जो ब्याज देकर ऋण देते थे ब्याज लेकर, तो ऋग वैदिक काल में इन्हें बैकनाट कहा जाता था। फिर वैदिक काल में सदनीरा किस नदी को कहा जाता था। तो गंडक नदी है, गंडक नदी को वैदिक काल में सदनीरा के नाम से जाना जाता था। इसका एक किताब है, किताब का नाम है किताब नौरस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो किताब है किताब नौरस, इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, तो आपको पुस्तक का नाम भी याद रखना है किताब नौरस, और लेखक का नाम याद रखना है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इसके बाद भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो देखिए, जब उन्होंने गृह त्यागा था, घर को त्यागा था अपने भगवान बुद्ध ने, तो जो उनका गृह त्याग था, तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसके बाद है धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन है ये गौतम बुद्ध जी का प्रथम उपदेश था। इसके बाद है मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो जो राजस्व प्रबंधन क्षेत्र था, जो राजस्व का प्रबंधन करते थे, उन अधिकारियों को मौर्य काल में एग्रोनोमई कहा जाता था। इसके बाद प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोतन। फिर है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले है, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो इम्पोर्टेंट तो पहले ये भी है, जो अखबार का नाम है, अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन, और शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी गई। तो पुस्तक है हिंद स्वराज, किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। और कब लिखी थी? इन्होंने लिखी थी 1909 में। यहाँ से 3 पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद इल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वाइसराय से संबंधित था। तो जो इल्बर्ट विधेयक था इसका विवाद संबंधित है लॉर्ड रिपन से। ठीक है, लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर है। फिर चीन, मेसोपोटामिया और पर्शिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका राइट आंसर है मद्रास अधिवेशन 1927। ठीक है, तो मद्रास अधिवेशन 1927 में चीन, मेसोपोटामिया और पर्शिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद है अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन 17, ये रोमन में 17 लिखा हुआ है। तो अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन 17 का संबंध किससे था। तो रेगुलेशन 17 का संबंध था सती प्रथा की समाप्ति से। फिर अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन 17 का संबंध किससे था। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो सती प्रथा की समाप्ति से था, आप सभी को बता दिया मैंने। इसके बाद अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो समाचार पत्र का नाम याद रखिए अल हिलाल। किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था।
फिर दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गांधी जी ने किस कार्यशाला का निर्माण करवाया था? तो यहाँ जो कार्यशाला का निर्माण कराया गया था ये था टॉलस्टॉय फार्म। ठीक है, टॉलस्टॉय फार्म, ये आपको याद रखना है। इसके बाद किस लिए करवाया गया था तो याद रखिएगा, तो जो दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पे जो भारतीय रह रहे थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। फिर अब पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो जो पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन था ये 1918 में आयोजित किया गया था। पहला था इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था कब? 1906 में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, ये भी याद रखिएगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय जो भारतीय नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। किस टाइम पे? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे। इसके बाद देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोकहितकारी राज्यों की अवधारणा है? तो भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत में लोकहितकारी राज्यों की अवधारणा है। ठीक है, याद रखिएगा, नीति निदेशक सिद्धांत। फिर है, कौन से न्यायाधीश PIL लागू करने के लिए जाने जाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्टिस PN भगवती ये जाने जाते हैं PIL लागू करने के लिए। फिर संविधान का संशोधन संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो जो संविधान में संशोधन है इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पेश किया जा सकता है। फिर उपराष्ट्रपति को जिस चुनावी कॉलेज द्वारा निर्वाचित किया जाता है उसमें किसके वोट शामिल होते हैं ये पूछ रहा है। तो उसमें केवल संसद के सदस्यों के वोट शामिल होते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को जिस चुनावी कॉलेज के द्वारा निर्वाचित किया जाता है उसमें सिर्फ संसद के सदस्यों के वोट शामिल होते हैं, याद रखिएगा। फिर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पे 3 शर्तें बताई गई हैं। एक है निवास, दूसरा है वंश और तीसरा है पंजीकरण। याद रखिएगा, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 3 शर्तें हैं, निवास, वंश और पंजीकरण। फिर भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कितनी बार आया है? तो 2 बार आया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये 2 बार यूज हुआ है। फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसका आंसर है कोई नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान का कोई भी अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन नहीं करता है। फिर भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना, याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। फिर भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है प्राक्कलन समिति, क्योंकि सबसे बड़ी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत का जो राष्ट्रपति है ये किसे नियुक्त कर सकता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महान्यायवादी को नियुक्त कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। किसके अकॉर्डिंग? भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा जो शक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग करके राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महान्यायवादी को नियुक्त कर सकते हैं। इसका था भारत एवं विश्व भूगोल। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे पहले तो ये डेटा याद रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो लगभग 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। इसका ये पूछ रहा है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत बांग्लादेश के साथ शेयर करता है अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा, याद रखिएगा, बांग्लादेश। फिर तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। इसके बाद है क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है, परियोजना का नाम याद रखिए। किसके बीच में ये संयुक्त उद्यम है? ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में संयुक्त उद्यम है, ये पॉइंट याद रखिए। और इसका जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा है कृष्णा की सहायक नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, तिब्बत में किस नदी को
यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एक तो जैसा आपको यहाँ पे दिया है डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं कि तिब्बत में। ठीक है, यही चीज़ आपको मैं तब से बता रहा हूँ कि आप पूरा पॉइंट याद रखिए जो भी इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है घुमा के। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। कौन सा केंद्र है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, वाराणसी में। फिर है मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है, तो ये है तमिलनाडु और केरल। याद रखिएगा, तमिलनाडु और केरल के बीच मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला है। इसके बाद मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जो मिजोरम की फांगपुई है इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। फिर अब भारत का केंद्रीय शीशा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है, तो ये है कलकत्ता में। ठीक है, भारत का केंद्रीय शीशा व सेरामिक अनुसंधान संस्थान है कहाँ पे है, कलकत्ता में। फिर 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया था, तो ये स्थानांतरित किया गया था 1992 में। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर 1992 में स्थानांतरित किया गया था, किसको, बांग्लादेश को। तो हर एक तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है। फिर अब मलेशिया में किंगटा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए, तो मलेशिया में सबसे पहले याद रखिए कि किंगटा घाटी है कहाँ पे, मलेशिया में। दूसरी चीज़ ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो ये टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मलेशिया में है। फिर किसे गोवा की फ़ेनी राजधानी कहा जाता है, तो सत्तरी को कहा जाता है गोवा की फ़ेनी राजधानी। किसको, सत्तरी को। आगे देखते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। सबसे पहले भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में कई बार पूछा भी जा चुका है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका नदी है, बांध है, परियोजनाएं हैं और जो भी आपके पावर प्लांट्स हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कोशिश करिए स्टेट वाइज याद रखने का जो भी हैं। फिलहाल जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ये याद रखिए। फिर जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है, ठीक है, जंगली जो गधे होते हैं उनका अभ्यारण्य पूछ रहा है कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। फिर कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो जो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियाँ या सामग्रियाँ थे उनके आयु को मापने के लिए यूज़ होता है कार्बन डेटिंग। आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा काफ़ी बार। ठीक है, पुराने स्थान जो थे वहाँ पे जो पुराने जानवर थे उनकी जो हड्डियाँ हैं दबी हुई हैं और जो भी सामग्री दबी हुई हैं, तो जब भी वहाँ पे खोजकर्ता उनकी खोज करते हैं, उनको ढूंढ के निकालते हैं, नीचे से खोद के निकालते हैं, तो वो चीज़ कितनी पुरानी है उनकी आयु नापने के लिए यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग। फिर है बायोमैग्निफिकेशन क्या है, तो समय के साथ उक्त में विषैले पदार्थ की जो बढ़ती सांद्रता है इसे कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। इसका था ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो एम्स्टर्डम में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे, एम्स्टर्डम में। फिर है वन्य प्राणियों को विलुप्तीकरण का कारण क्या है, जो वन्य प्राणी हैं इनके विलुप्तीकरण का कारण क्या है ये पूछ रहा है। तो प्राकृतिक आवास का जो है उनका प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो वन्य प्राणी हैं उनका अवैध व्यापार हो रहा है, वाणिज्यिक कमर्शियल उनका बिजनेस हो रहा है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा से बढ़ रही है, जनसंख्या तीव्र वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। तो इन कारणों से जो वन्य प्राणी हैं ये विलुप्तीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। फिर अब भारत में पश्चिमी घाट में दक्कन शुष्क है और ये क्यों है ये पूछ रहा है। तो रेन शैडो प्रभाव, याद रखिएगा, रेन शैडो प्रभाव के कारण भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। इसके बाद है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो गोवा में है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गोवा में है।
नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, 1972। इसका देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले भारत में पहली बार विनिवेश आयोग यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहली बार भारत में डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना की गई थी अगस्त 1996 में। और क्योंकि ये पहली बार की गई थी इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, अगस्त 1996। फिर स्थिर कीमतों की तुलना में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय जो है ये क्यों अधिक होती है? ये अधिक इसलिए होती है क्योंकि कीमतों में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से अधिक होती है। ठीक है। फिर केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है? तो ये प्रदर्शित करती है राजस्व घाटा। फिर अब भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, याद रखना आपको, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन करता है। फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी कि TTCI, क्या है TTCI, ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, TTCI इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। फिर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो शिवारमन समिति थी, इनके सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? तो जो HDI है यानी कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें शामिल किया जाता है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं HDI में। फिर भारत की स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो 4 अगस्त 1949 को स्थापना की गई थी राष्ट्रीय आय समिति की। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? तो देश में जो वित्तीय समावेशन है यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई है, शुरू की गई है। फिर है संकेतात्मक नियोजन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो संकेतात्मक नियोजन आधारित है संचालन और निष्पादन के विकेंद्रीकरण पर। फिर देखते हैं सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। तो सबसे पहले रेफ्रिजरेशन कौन सी प्रक्रिया है? तो रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। फिर है गैस फ्लेम में सबसे जो गर्म भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो गैस फ्लेम है उसमें जो सबसे गर्म भाग है इसे कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस जोन। फिर है प्रिज्म में जो प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म जो होता है उसमें जो एक तरफ से रोशनी आती है, वाइट लाइट आती है, और आपने देखा होगा कि उस 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो उस विभाजन को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है, तो उसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। फिर है बर्फ़ जो है ये पानी पर क्यों तैरती है? आपने देखा होगा ग्लास पे अगर आपने पानी डाला है उसके ऊपर से आप आइस क्यूब डालेंगे तो वो ऊपर ही तैरती है। तो ये पूछा जा रहा है कि बर्फ़ जो है पानी पे क्यों तैरती है? तो इसलिए तैरती है क्योंकि जो बर्फ़ का घनत्व है ये पानी के कंपैरिजन में कम होता है, और आप सभी को पता है कि जिस चीज़ का घनत्व कम होगा वो ऊपर ही रहेगा। तो बर्फ़ का घनत्व पानी के कंपैरिजन में कम होने के कारण बर्फ़ जो है पानी में ऊपर तैरती है। फिर है कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह वायु से प्रक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, जो आपने देखा होगा सेब आप काट के रखते हैं कुछ देर बाद वो ब्राउन होने लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो सेब है वो एयर के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इस कारण से वो ब्राउन पड़ जाता है। फिर है एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो जब एनीमिया रोग होता है तो जो हमारा ब्लड है, रक्त है, उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, इसी का अपोजिट अगर बोले तो जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो अगर कम हो जाता है तो उससे एनीमिया रोग होता है। फिर हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, और आपको बताना है कि उस प्रोटीन का नाम क्या है।
तो उसका नाम है हीमोग्लोबिन। फिर अब फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, लाल नीला और हरा, ये 3 प्राइमरी कलर होते हैं फोटोग्राफी में। फिर ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान क्यों होता है? इसलिए क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में जो कार्य किया गया है उसे उठाने की अपेक्षा में वो कम होता है। इस कारण से ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना आसान होता है। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो किसी मनुष्य के लिए जो स्वच्छ हवा है इसकी 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में, इतनी मात्रा आवश्यक है। कितनी? हर 10 सेकंड में 1000 घन फीट वायु स्वच्छ हवा की इतनी मात्रा आवश्यक है एक मनुष्य के लिए। इसके बाद है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। सबसे पहले है रोशा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो जो रोशा इंक ब्लास्ट टेस्ट है ये किया जाता है व्यक्तित्व को मापने के लिए। फिर है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो इस अवधारणा को दिया है सिरिल बर्ट ने। फिर है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु, ठीक है, मानसिक आयु इंटू 100 डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु। फिर है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल क्या क्या है? तो इसमें शामिल है सामान्यीकरण, प्रयोग और अवलोकन। फिर सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विस्मरण, ठीक है। सीखी गई जो बात हैं उनको धारण करना और उनको पुनः स्मरण करने में असफल होना, ये कहलाता है विस्मरण। फिर एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह किस चीज़ का ध्यान रख रहा है? तो वह ध्यान रख रहा है उनके भावात्मक विकास का। फिर है विचारात्मक चिंतन की चर्चा की है किसने? डीवी ने। फिर है संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन का सिद्धांत व्याख्या करता है स्मृति की। फिर है मैकगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है? तो ये होता है संवेग का। इसके बाद देखते हैं संप्रेषण और संचार। तो सबसे पहले है जन प्रवाद यानी कि ग्रेप वाइन संप्रेषण की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। ये विशेषता है ग्रेप वाइन की यानी कि जन प्रवाद संप्रेषण की। फिर है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम कौन सा है? तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को द्विक संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है। फिर है संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कब होती है? तो ये कभी कभी गैर इरादतन होती है। फिर आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या होता है? तो आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। इसका था किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ते हैं सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेना को सहज बनाना। ये प्रमुख प्रकार हैं किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के। नेक्स्ट है आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या है? यह है समकालिक। फिर है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता। फिर है जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर कहाँ होता है? तो ये होता है समस्योन्मुख नेटवर्क में। फिर है संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से संप्रेषण कर सकता है? तो ये कहलाता है श्रृंखला संजाल। श्रृंखला संजाल में समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। और ये वाला क्वेश्चन फिर से देखिए रिपीट हो रहा है, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या है? यहाँ पे आपने देखा 86 में भी था, फिर से बता रहा हूँ, ये समकालिक होता है। इसका देखते हैं खेल कूद। सबसे पहले है फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो सबसे पहले देखिए फिरोज शाह कोटला मैदान है कहाँ? ये है दिल्ली में।
ठीक है। तो पुराना नाम था फिरोज शाह कोटला, नया नाम बदल के इसका कर दिया गया था, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में रिसेंट में, इसका नाम कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम नया नाम है किसका, फिरोज शाह कोटला का, जो कि नई दिल्ली में है। फिर है संतोष ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है फुटबॉल से। या अपोजिट पढ़ोगे तो आपसे ये पूछ सकता है कि कोई ऑप्शन दे देगा ट्रॉफीज़ के नाम और पूछेगा कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, तो उसमें संतोष ट्रॉफी भी ऑप्शन होगा, वहीं आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। फिर है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था, तो ये थे केडी जाधव। इन्होंने 1952 के ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था और ये स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीतने वाले व्यक्ति थे, केडी जाधव। फिर ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में से कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, तो जो 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक के, इनमें से जो काला वाला छल्ला होता है ये अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। इसके बाद लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो लिब्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है वॉलीबॉल में। फिर है शगमुगम वेंकटेश किस खेल में उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो ये फुटबॉलर हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। फिर है घुड़सवारी का खेल परिसर जो होता है ये किस नाम से जाना जाता है, तो जहाँ पे घुड़सवारी होती है जो उसका खेल परिसर है इसे एरीना कहा जाता है। फिर है किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है, तो जो बेसबॉल है जहाँ पे बेसबॉल खेलते हैं उस खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है। फिर अब पोलो खेल में प्रत्येक जो पक्ष हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो पोलो के खेल में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। फिर है साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है, साइकिलिंग का जो खेल परिसर है ये कहलाता है वेलोड्रम। ठीक है, वेलोड्रम किसका, साइकिलिंग का। फिर आगे बढ़ते हैं कृषि की ओर। सबसे पहले है और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका था, तो ये उद्गार था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। फिर अब भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति संबंधित है अंडा और चिकन के उत्पादन से। फिर है जाबो, ये ग्रामीण खेती करने का तरीका है, ये कहाँ विद्यमान है, तो नागालैंड में विद्यमान है खेती करने का एक तरीका जिसका नाम है जाबो। फिर केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो केसर के लिए पौधे का वर्तिकाग्र जो है ये यूज़ किया जाता है, वर्तिकाग्र को उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद ललित, ये किसकी एक उत्तम किस्म है, तो अमरूद, गुआवा, अमरूद की एक उत्तम किस्म है जिसका नाम है ललित। फिर मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो बलुई मिट्टी जो होती है, बलुई मिट्टी, इसमें मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा होता है। फिर कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 90 dB, 90 डेसिबल यानी कि 90 dB से अधिक आवाज़ नहीं होनी चाहिए कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर लगे रहते हैं उनकी। फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं इनके द्वारा पानी कब निकाला जाता है, कब इन्हें यूज़ में लाया जाता है, तो जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ किया जाता है पानी निकालने के लिए। फिर है पूसा रसराज, ये किसकी किस्म है, तो खरबूजा, आप जानते ही होंगे, तो खरबूजे की एक किस्म है जिसका नाम है पूसा रसराज। आगे यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान, तो इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले है बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक कौन सी निविष्टि तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो ये कहलाता है MICR, MICR का यूज़ किया जाता है बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए। फिर एक कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है, यानी कि ALU का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है, तो जो क्लॉक स्पीड, आपने सुना होगा प्रोसेसर की, जो आप इस समय आप मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो उनमें प्रोसेसर रहते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें मेगाहर्ट्ज़ गीगाहर्ट्ज़ में आप CPU GPU देखते हैं, तो ये क्या होता है, ये उनकी क्लॉक स्पीड कहलाती है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि प्रति सेकंड जो उनके द्वारा संक्रियाएं
की जाती हैं, उनकी जो संख्याएं होती हैं उनको उसको क्या कहा जाता है, जिससे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में नापा जाता है, तो उसे क्लॉक स्पीड कहा जाता है। फिर है, आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर जो डिस्क संस्थापित की है उसके नए खंड यानी कि उसमें नए वॉल्यूम बनाने और डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए आप किस साधन यानी कि टूल का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे यूज़ होता है डिस्क मैनेजमेंट का। इसके बाद डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा, यहाँ पे डैश है, पर निर्भर होता है, जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संयोजनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, तो हर जगह ही रेगुलेट हो रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, चाहे वो एयरटेल हो या जियो फाइबर हो। तो वहीं चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि डेटा संचार के लिए जो फाइबर होते हैं वो विद्युत की अपेक्षा किस चीज़ पर निर्भर होते हैं ताकि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र किया जा सके। तो आप सभी को पता है कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, जो कि कहाँ पे होता है, लाइट में, लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, तो जो आपके ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये विद्युत की अपेक्षा प्रकाश पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इनमें प्रकाश का यूज होता है, TIR का यूज़ होता है ताकि हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन हो सके। इसके बाद है क्रोम, सफारी और ओपरा, ये क्या हैं, ये सब वेब ब्राउज़र हैं यानी कि वेब विचरक। फिर है क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है, ये सर्च इंजन से संबंधित हैं। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप फाइल बनाते हैं तो ज़्यादातर 3 बटनें यूज़ होती हैं, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V। X से क्या होता है, कट होता है, C से होता है कॉपी और V से होता है पेस्ट। क्वेश्चन में आपसे पेस्ट का ही शॉर्टकट पूछ रहा है, तो ये होता है Ctrl+V। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी जो सेल्स हैं उनमें संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो बाईं ओर संरेखित होती हैं। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कर्नल कहा जाता है, जो कि स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा होता है, कर्नल याद रखिएगा। इसके बाद है विविध, इन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो त्यौहार का नाम याद रखिए, चाकन गान नगई। कब मनाया जाता है, फसल की कटाई के बाद। कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मणिपुर में। फिर है गुरु नानक जी का जन्म स्थान क्या है, कहाँ है, तो यह है ननकाना साहिब। फिर है फ्लेमिंगो त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है, यहाँ भी त्यौहार का नाम याद रखिए, फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फिर है काला घोड़ा नामक कला त्यौहार किस शहर से संबंधित है, तो सबसे पहले कला त्यौहार का नाम याद रखिए, कला घोड़ा। कला घोड़ा ये एक कला त्यौहार है और ये संबंधित है मुंबई से। फिर है भारतीय गायक और नर्तकियां सारक तारोन लारी फिल्म समारोह के पारंपरिक प्रतिभागी हैं जो समरकंद में द्विपक्षीय रूप से आयोजित की जाती है। कहाँ आयोजित की जाती है, समरकंद में। इसका बाद अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, पहली महिला पूछा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, इनका नाम है एलिनार ओस्ट्रॉम। एलिनार ओस्ट्रॉम थी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे पहली महिला। फिर केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने मनाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले त्यौहार का नाम है विशु, मनाया कहाँ जाता है, केरल में। ये दो चीज़ याद रखिए। कब मनाया जाता है, तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि या वसंत विषु में प्रवेश करता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्यों मनाया जाता है, 3 चीज़ें याद रखिए। त्यौहार का नाम है विशु, कहाँ मनाया जाता है, केरल में। कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को। फिर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। इसे शुरू किया गया था 1878 में। कौन सा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय
कोलकाता। कब शुरू किया गया था? 1878 में। इसके बाद भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी थी? तो भारत ने मंजूरी दी थी 1977 में। किसे? यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को। फिर है केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाडी किसका जन्म स्थान है? तो ये जन्म स्थान है आदि शंकराचार्य जी का। कौन सा? एर्नाकुलम। तो सार संग्रह तो जितने भी इम्पोर्टेंट दिए थे इस मंथ की मैगजीन में सारे ही कवर कर लिए हैं। इसके बाद कुछ मेमोरेबल पॉइंट्स हैं यानी स्मरणीय तथ्य हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हैं, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर यानी जो किन्नर हैं उनको आरक्षण प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या था, फरवरी 2022 में कर्नाटक में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी। वहाँ पे 1% आरक्षण दिया गया था ट्रांसजेंडर समुदाय को, और उनको शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन देने वाला पहला स्टेट बना था कर्नाटक। इसके बाद 12वीं शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण 5 फरवरी 2022 को किया गया है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मूर्ति है इसका अनावरण किया गया है 5 फरवरी 2022 को। इसका अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो मूर्ति है ये किसके सम्मान में बनाई गई है? ये बनाई गई है संत रामानुजाचार्य जी के सम्मान में। उसके बाद ये जो मूर्ति है इसकी ऊंचाई है 216 फीट। ठीक है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है यानी कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, और इसे मिश्र धातु से बनाया गया है। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है इससे, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस हैं। फिर अब प्रो कबड्डी लीग यानी कि PKL 2021-22 के फाइनल मैच में किस टीम ने विजय प्राप्त कर पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है? तो जो प्रो कबड्डी लीग है इस साल जीता है दबंग दिल्ली ने। ठीक है, दबंग दिल्ली ने यहाँ पे पटना पायरेट्स को फाइनल में 37-36 के स्कोर से हरा के इस साल का इस टूर्नामेंट को जीता है, और ये पहली बार हुआ है कि अब की दिल्ली ने इस ट्रॉफी को जीता है। फिर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो द्वारा 14 फरवरी 2022 को एक भू सर्वेक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। इसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है EOS-04। ठीक है, कब प्रक्षेपित किया गया? इससे प्रक्षेपित किया गया 14 फरवरी 2022 को। नाम है EOS-04, और इसे किसके मदद से प्रक्षेपित किया गया है? किस व्हीकल के मदद से? तो PSLV C-52 व्हीकल का नाम था, ये याद रखना आपको। ठीक है, इसके अलावा 2 और सैटेलाइट हैं जिनको इसके साथ प्रक्षेपित किया गया है। ये सैटेलाइट हैं INSPIRE यानी कि इंस्पायर SAT-1 और INS-2TD, ये 2 और सैटेलाइट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है EOS-04। इसके बाद है G20 देशों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो भारत। ठीक है, अब भारत में होने वाला है। G20 एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। G20 देशों का शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2023 में होना है। कहाँ पे होना है? भारत में होना है। ठीक है, इसके बाद ये देख लेते हैं जो अभी 2022 में होने वाला है, ये कहाँ होगा? तो 17वां शिखर सम्मेलन होगा 2022 में, अक्टूबर 2022 में, और ये होगा इंडोनेशिया में। और भारत में कौन सा होगा? भारत में होगा 18 अगले साल 2023 में। इसका था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC की मई-जून 2023 में मीटिंग कहाँ होने वाली है? उन्होंने कहाँ निर्णय लिया है मीटिंग कराने का? तो इसकी मीटिंग भी होगी मुंबई, भारत में, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट ये भी बन जाता है। ठीक है, तो अभी जो 2022 में मीटिंग हुई थी ये चीन के बीजिंग में हुई थी, और अब जो अगले साल यानी 2023 में होने वाली मीटिंग है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ये भारत में होगी। इससे पहले भारत में कब हुई थी? इससे पहले हुई थी 1983 में नई दिल्ली में, और अब जाके 2023 में होगी मुंबई में। फिर अब भारत की किस वुशु महिला खिलाड़ी ने फरवरी 2022 में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं सादिया तारिक। ठीक है, सादिया तारिक ने वुशु में, खेल का नाम है वुशु में
मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप ये टूर्नामेंट का नाम है, यहाँ पे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये 15 वर्षीय हैं, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और ये जो अभी टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे इन्होंने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद भारत द्वारा युद्धरत यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण यूक्रेन से भारतीयों विशेषकर विद्यार्थियों को वहाँ से वायुयान द्वारा भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो करंट में आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं, हमले चल रहे हैं, अटैक हो रहा है, तो उसी के लिए जो भारत ने यूक्रेन पे अपना प्लेन भेजा था ताकि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं खासकर स्टूडेंट हैं उनको वापस लाया जा सके, तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन का नाम याद रखना आपको, ऑपरेशन गंगा नाम था इसका। फिर अब भारत के किस 16 वर्षीय ग्रैंड मास्टर ने 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एक मैच में हराकर सनसनी उत्पन्न की है अभी रिसेंट में। तो इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा। इसके बाद भारत के किस बड़े उद्योगपति को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान फरवरी 2022 में प्रदान किया गया है। तो ये हैं रतन टाटा जी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कहाँ का है, असम का है, किसे दिया गया है, रतन टाटा जी को दिया गया है, और इस सम्मान का नाम क्या है। तो ये जो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, अवार्ड है, इसे असम वैभव के नाम से जाना जाता है, इसे असम वैभव कहा जाता है और इसके तहत 5 लाख रुपए का सम्मान यहाँ पे दिया जाएगा रतन टाटा जी को। इसके बाद भारत व ओमान की जो वायुसेनाओं का संयुक्त अभ्यास फरवरी 2022 में हुआ है, जो कि भारत में हुआ था, तो इसका नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। तो इसका नाम था ईस्टर्न ब्रिज 6। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करना है आपको कवर। सबसे पहले तो एक्सरसाइज का नाम ईस्टर्न ब्रिज किसके किसके बीच में हुआ, भारत और ओमान के बीच में। कब हुआ, फरवरी 2022 में, और हुआ कहाँ, भारत में। अब भारत में भी कहाँ, भारत में जोधपुर में हुआ और इस साल इसका 6th एडिशन था, 6ठा संस्करण था। फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्रायोजित पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप का 2023 का जो आयोजन है ये कहाँ होगा, कहाँ प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है भारत में। ठीक है, भारत में जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनने काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो याद रखिएगा 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होगा ये, जो कि 13 से 29 जनवरी 2023 में होगा, भारत में इसे आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन भारत के कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में है वहाँ पे, इसके अलावा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि राउरकेला में है यहाँ पे प्रस्तावित है। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 1000वां मैच फरवरी 2022 में खेला था। तो ये कहाँ खेला गया था ये आपको बताना है। तो ये खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और ये जो मैच था ये किसके खिलाफ खेला गया था ये भी याद रखिएगा। तो ये खेला गया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जिसमें भारत ने वेस्ट इंडीज़ को 6 विकेट से हरा दिया था। फिर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने भाग लिया है, तो ये है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की तरफ से सिर्फ एक खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, और ये एल्पाइन स्कीइंग के खिलाड़ी हैं। ज़्यादा लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा फरवरी 2022 में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत इसमें रहा है 46वें स्थान पे। ठीक है, इसमें भारत का जो अंक था ये था 6.91, और 167 कंट्रीज़ में यानी 167 देशों में भारत 46वें स्थान पे रहा है। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर तो डिस्कस हुए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अब अंतर्राष्ट्रीय भी डिस्कस कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले 4 से 20 फरवरी 2022 में बीजिंग में आयोजित विंटर ओलंपिक्स में किस राष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सबसे ऊपर रहा है पदक तालिका में नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे ने यहाँ पे टोटल 37 पदक जीते हैं, जिसमें से 16 स्वर्ण, 8 रजत और 13 कांस्य पदक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरे पे रहा जर्मनी 27 मेडल्स के साथ, और तीसरे पे रहा है चीन ने टोटल 15 मेडल जीते हैं। इसके बाद 9 जनवरी से 6 फरवरी 2022 में आयोजित 33वें अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन था, तो इसे जीता था सेनेगल ने।
ठीक है। सेनेगल ने जीता था इस साल का 33वां अफ्रीका कप ऑफ नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2021। दूसरे नंबर पे रहा मिस्र और तीसरे पे रहा कैमरून, और ये जो टूर्नामेंट था ये कैमरून में ही आयोजित किया गया था। इसके अलावा भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 24 फरवरी 2022 को T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं रोहित शर्मा। ठीक है, तो रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में। इन्होंने न्यूजीलैंड के जो मार्टिन गुप्टिल हैं 3299 रनों का रिकॉर्ड था इनका, इसको तोड़ के रोहित शर्मा इनसे आगे निकल गए हैं। इसके साथ ही रोहित शर्मा T20 में 125 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है, आपको याद ये रखना है कि ये जो डेटा है, ये जो स्टैट है, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट की बात हो रही है। यहाँ पे कोई CPL, PSL, IPL की बात नहीं हो रही। जो इंटरनेशनल मैच होते हैं सिर्फ उनकी बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा रन हो गए हैं रोहित शर्मा के, अभी रिसेंट में 3307। सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले भी खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा, 125 मैच। कहाँ पे? T20 में, याद रखिएगा। फिर है फरवरी 2022 में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप किस राष्ट्र की टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीता है? तो आप सभी को पता ही है, भारत ने जीता है इस साल फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप जो ICC का हुआ है, और ये भारत ने 5वीं बार जीता है रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा भारत की जो टीम है इन्होंने किसे हराया था फाइनल में, ये भी याद रखिएगा। तो फाइनल हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था। इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे यश जुल। इसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज़ यानी कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे दक्षिण अफ्रीका के डेवॉल्ड ब्रेविस। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ कहाँ था? तो इस साल ये टूर्नामेंट हुआ था वेस्ट इंडीज़ में। फिर अब ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप में फरवरी 2022 में किन 3 तूफानों ने तबाही मचाई है? तो यहाँ पे 3 तूफान हैं, आपको नाम याद रखना है। पहला है ड्यूडले, फिर है यूनिस, और इसके बाद है फ्रैंकलिन। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इन्होंने ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप में भारी नुकसान पहुंचाया था, और सबसे ज़्यादा खतरनाक था इनमें से यूनिस। इसके बाद पूर्वी अफ्रीकी देश मेडागास्कर में किस ट्रॉपिकल चक्रवात ने अत्यधिक जान माल का नुकसान फरवरी 2022 में किया है? तो ये है बादशिराई। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप बादशिराई, और हिंदी में भी है बादशिराई, दोनों में आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो मेडागास्कर है ये हिंद महासागर में स्थित है, और इसके दक्षिणी भाग में चक्रवात आया था जिसका नाम था बादशिराई, और यहाँ पे अत्यधिक नुकसान हुआ। तो आपको तूफान का नाम याद रखना है, चक्रवात का नाम याद रखना है, और किस देश में आया है ये भी याद रखना है, मेडागास्कर। फिर विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन जो कि है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022, ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित हुआ था फरवरी और मार्च के बीच में। इसके बाद है रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को 21 फरवरी 2022 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये हैं डोनेट्स्क और लुहान्स्क। दो नाम याद रखिएगा, डोनेट्स्क और लुहान्स्क। इसके बाद ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा। इसमें भारत सहित 8 टीमें भाग ले रही हैं, और रिसेंट की न्यूज़ है कि भारत इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है महिला का, ये कहाँ हो रहा है? ये न्यूजीलैंड पे हो रहा है, और अभी ये टूर्नामेंट चल रहा है। जैसे इसका रिजल्ट आएगा वो आई थिंक अगले अंक में प्रकाशित हो जाएगा, तो इसके बारे में डिटेल में तब डिस्कशन कर लेंगे किसने जीता, किसको हरा के। आगे देखते हैं ICC पुरुषों की जो T20 2022 का वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये अक्टूबर-नवंबर में होगा ऑस्ट्रेलिया में। फिर है रूस की सेना के आक्रमण का बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं जो सर्वाधिक चर्चा में हैं? तो ये हैं वोलोदोमिर जेलेंस्की। ठीक है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद 9 से 11 फरवरी 2022 को समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो जो सम्मेलन संपन्न हुआ है इसका नाम था वन ओशियन समिट। ठीक है, वन ओशियन समिट कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में, फ्रांस के ब्रेस्ट में। फिर जर्मनी में फरवरी 2022 में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो ये है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर।
ठीक है। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, इन्हें जर्मनी में 2022 में फिर से राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। इनका जो कार्यकाल है दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किए गए हैं 5 वर्षों के। इसके बाद है लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फरवरी 2022 में प्रकाशित डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में किस राष्ट्र को तालिका में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो सबसे ऊपर है नॉर्वे, ठीक है। अभी मैंने आपको राष्ट्रीय जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे भारत की रैंकिंग बताई थी, भारत था 46 में, सबसे ऊपर था नॉर्वे, नॉर्वे के बाद न्यूजीलैंड और फिनलैंड, सेकंड में न्यूजीलैंड, तीसरे में फिनलैंड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले इंडेक्स का नाम डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, फर्स्ट रैंक नॉर्वे, भारत की रैंक 46, कितनी कंट्रीज थी? 167, ठीक है। और प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप, ठीक है, इनके द्वारा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है ये। इसके बाद है रूस द्वारा यूक्रेन पर फरवरी 2022 में किए गए आक्रमण के विरोध में अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों द्वारा प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में रूस के विभिन्न देशों की बैंकों द्वारा परस्पर ऑनलाइन धन लेन देन की किस सोसाइटी से पृथक करने की घोषणा की गई है? तो स्विफ्ट, इसका आंसर है स्विफ्ट, ठीक है। रूस है इसको स्विफ्ट से पृथक करने की घोषणा की गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और सार संग्रह थे सभी हमने डिस्कस कर लिए, और ये आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही और भी इसी तरह के रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ आएँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सभी चीज़ की PDF, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, करंट अफेयर, डेली वोकैब, GK, आपके एग्ज़ाम के से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो मेक श्योर वहाँ पे भी ज़रूर ज्वाइन करें। जो टेलीग्राम है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।